हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट के माइंडसेट में एक कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं पर डीएस मिला है, कहीं पर डीए मिला है, ये क्यों लिखते हैं। सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में। और कहीं कहीं आपको देखा होगा कि फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा ये होता है, क्योंकि यहाँ पर डी नहीं लगा, तो ये ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अल्पांश के लिए ई डी एस लगा कोस थीटा निकालते हैं अल्पांश का फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल का। और कभी कभी आपने देखा होगा कि पढ़ाते हैं टीचर तो यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं कई बार, जबकि यहाँ वेक्टर नहीं लगता है। और क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में हम फ्लक्स के प्रकार तथा प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। एसआई मात्रक, विमा और कोस थीटा क्या होता है, घन कोण क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सब बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम एक नियमित आकृति बनानी पड़ेगी। ये तो थोड़ी बाद की बात है, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले एक नियमित आकृति हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पृष्ठ है और जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको हम? काल्पनिक पृष्ठ। इस काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, निकल रही हैं, ठीक है। और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी होती हैं संख्या में, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स, संख्याओं को। यानी कि ये कोई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। और ये हमारा यहाँ पर कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ से निकलने वाली जो कुल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं, संख्याओं का जो पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल ये ऐसे करके, हल्का सा ऐसे करके है, इस दिशा में ऐसे करके है, ठीक है ना, ये इस दिशा में ऐसे करके है। तो ध्यान देना है एक बार आपको। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? जैसे कोई हमारा ये क्या है? सरफेस है, ठीक है, कोई हमारा ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ इसको मानेंगे हम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कोई हमने कोई लेयर रख दी, कोई चादर लगा दी, नहीं, इसको हम मानेंगे काल्पनिक पृष्ठ। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि कोई ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, वैसे तो ये रियली है। समझो कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये इस तरीके से है काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है ना, इस तरीके से काल्पनिक पृष्ठ है। और इससे गुजरने वाली, ठीक है, यहाँ से वैद्युत रेखा जाएंगी और यहाँ से बाहर, यहाँ से जाएंगी और यहाँ से ऐसे बाहर, यहाँ से जाएंगी वैद्युत रेखा, यहाँ से बाहर, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा यानी कि धन आवेश से दूर जाती है, वही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरेंगी, जितनी संख्या इससे गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं उस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। परिभाषा में देखो क्या लिखा हुआ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से, तो एक वैद्युत क्षेत्र है ई, उसमें उपस्थित है काल्पनिक पृष्ठ, आप देख रहे हो एस, और ये इसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल या क्षेत्र, आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। ये तो है हमारा काल्पनिक पृष्ठ, और इससे गुजरने वाली उन्हें वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा बोल सकते हैं। तो दो नामों से इनको हम बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध मतलब उससे घिरा हुआ क्या मान सकते हैं? वैद्युत फ्लक्स। टोटल संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। जैसे पूरा कहते हैं ना, झाड़ू की जो सीखें होती हैं, और उसको हम पूरा जो एक बंडल सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को हम बोलते हैं झाड़ू। तो उस तरीके से ये है कि पूरा जो इससे निकल रही है टोटल जो संख्या है, जैसे सीखों की संख्या होती है झाड़ू में, ऐसे इसमें जो संख्या है रेखाओं की, तो रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब ये बोर्ड जो पृष्ठ लेते हैं हम, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रेगुलर हो, ये वाला हमारा इरेगुलर है यानी कि अनियमित पृष्ठ है, और ये हमारा नियमित पृष्ठ। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, देखिए क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? आप देखोगे कि इससे रेखाएं अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, ये अगर इस तरीके से है, ऐसे करके है ये, ठीक है, ऐसे है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी। लेकिन क्षेत्रफल सदिश जो होता है
वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत होता है हमेशा। जो एक काल्पनिक पृष्ठ है ना, इसके लंबवत होगा। अगर ऐसे करेंगे क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा, और नीचे को ऐसे करेंगे क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ होगा, यानी कि इस काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत रहेगा। ऐसे करेंगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हम इसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, यानी कि जो पृष्ठ होता है उसके लंबवत होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के कहाँ होगा, लंबवत। क्षेत्रफल सदिश यानी कि ds, इसके s क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हम मान लेंगे इसको ds सदिश है, और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला जो कोण है उसको हम मान लेते हैं थीटा। तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पे समझोगे, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है उसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स को फाई, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब थोड़ा सा इस डायग्राम को, अब यहाँ पर इस डायग्राम को पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई हमारा प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, और यहाँ से चलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, प्लस से दूर जाती है वैद्युत क्षेत्र रेखा हमारी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, इसके मिड से निकाल देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखोगे वैद्युत क्षेत्र रेखा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, जिधर रेखा की दिशा है उधर ही होगी उसकी दिशा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर की तरफ होगी ऐसे करके। और जो काल्पनिक पृष्ठ आप देखोगे ये हल्का सा ऐसे हो रहा है, ये तो छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि पूरा इसमें पूरे पृष्ठ में पूरा पृष्ठ हमारा कोई अनियमित काल्पनिक पृष्ठ है, या हम इसे सतह बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई अनियमित काल्पनिक पृष्ठ है, और ये हमारा रेगुलर पृष्ठ है, यानी कि आप देखोगे ये रेगुलर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, यानी कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर है। तो ये रेगुलर पृष्ठ है, इसको हम नियमित बोलते हैं, इसको अनियमित बोलते हैं। अगर हम बात करें जो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखो थोड़ा सा ये ऐसे झुका हुआ है, देखो ये आप देखो थोड़ा सा ये वाला जो पृष्ठ है ये बनाया हुआ है यहाँ पे ब्लैक करके, ये हल्का सा ऐसे करके है। तो सीधी बात है इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पे इसकी मतलब ये ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसका ऐसे होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऐसे होगा। और इनके बीच यानी कि ये है हमारा कोई क्षेत्रफल सदिश, और इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो है थीटा, ठीक है। बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये हमारा कोई क्या है, यहाँ पर एक काल्पनिक अल्प पृष्ठ मान लिया हमने, और इस पूरे नियमित काल्पनिक पृष्ठ में, ठीक है, एक अल्प पृष्ठ मान लिया ds, और उसका ds का क्षेत्रफल सदिश, ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, ये ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो इसको हम किससे नोट करते हैं, फाई से, या हम यहाँ पर फाई ई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुल जो फ्लक्स होगा इसका इससे निकलने वाला, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, और ये होता है हमारा E डॉट डी एस, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कभी कभी लोगों के स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि जी ये जो डी एस है ये क्या होता है। बिल्कुल भाई देखो, डी एस हो या डी ए हो, किसी किसी बुक में डी ए दिया हुआ है, यानी कि डी का मतलब ही होता है अल्प। अल्प डी का मतलब क्या होता है, डी लगा हुआ है किसी भी उसके साथ तो इसे बोलते हैं हम अल्प, अगर डी नहीं है तो अल्प नहीं है वो, ठीक है। अगर ये डी लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं अल्प, ठीक है। और इसका मतलब है S4 सरफेस एरिया और A4 एरिया होता है, ठीक है, S4 सरफेस एरिया और A4 एरिया। तो कहने का मतलब है दोनों एक ही बात है, यानी कि दोनों क्या है, ये समान है।
अब किसी किसी बुक में आपको ds मिल जाएगा, जैसे एनसीईआरटी का, वहाँ तो डेल एस मिलेगा, डी भी नहीं मिलेगा, वहाँ डेल एस मिलेगा आपको। और कुछ रिफ्रेशर वगैरह है, वहाँ आपको डीए मिल जाएगा या फिर डीएस मिल जाएगा। तो ये एक ही बात है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें कंप्लीट जो फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर हमारा इतना होगा, ठीक है। कितना होगा हमारा? फाई ई बराबर ई, और ये हमारा इतना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि यदि हम इसको इस यहाँ तक ये आखिर में फॉर्मूला क्यों है? अगर आपको देखो, अगर 1 या 2 नंबर में पूछता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक किससे प्रोसेस करते हैं ये बनाना, और एक इसमें डायग्राम बना देना है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो थीटा है, थीटा क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा इस तक हम कैसे पहुँचेंगे। देखो, इस तक हमें पहुँचने के लिए थोड़ा रास्ता बता रहा हूँ मैं। देखिए, यदि ई तथा ds, ठीक है, यहां पर हम इसको ऐसे रहने देते हैं, E तथा ds के मध्य कोण थीटा है, तो E और ds के मध्य कोण थीटा है, तो हम इसको देखो कैसे लिखते हैं, और ध्यान से देखेंगे यहां पर कि E ds, ठीक है, क्या है हमारा? E ds इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर E ds इज इक्वल्स टू, तो ये जो यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये अगर हमारा वेक्टर है इस तरीके से, तो इसको हम क्या दिखा देते हैं यहाँ पर? E, ठीक है, वेक्टर को हटा, यहाँ पे हटा देंगे इसको हम इतना लिख सकते हैं E ds cos थीटा, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि A और ये हमारा क्या है? अदिश गुणन है, इसे हम बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं इसको? हम अदिश गुणन बोलते हैं। और A डॉट बी इक्वल टू होता है हमारा A B cos थीटा, ठीक है, जो वेक्टर वाला चैप्टर 11th क्लास में, ठीक है, तो उसमें इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यानी वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा हो तो आपको ये याद होगा, A डॉट बी बराबर क्या होता है हमारा? A B cos थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है? अदिश गुणनफल है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है यहाँ पर? अदिश गुणनफल है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर ये रख लिया E डॉट ds, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ A की तरह ये है, B की तरह यहाँ पर ये है, तो हम इसको cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा जो है इसका क्षेत्रफल घटक है, ठीक है, इसका cos थीटा क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल घटक है, ये आपको ध्यान दे रहा है, मैंने cos थीटा बताया था, क्षेत्रफल घटक है। E को हम मान लेते हैं A, ds को मान लेते हैं B, तो इस प्रकार अगर हम A डॉट बी लिख सकते हैं, A B cos थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा। अब बात करते हैं कि अल्प पृष्ठ है हमारा, क्या है हमारा? अल्प, ये तो संपूर्ण के लिए है, ये संपूर्ण के लिए है। अगर हमारा कोई अल्प पृष्ठ है तो अल्प पृष्ठ से हम संपूर्ण के लिए कैसे निकालते हैं? देखिए, तो अल्प पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो अल्प के लगाते हैं हम डी, यानी कि छोटा, आपको ये डेल मिलेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इस तरीके से, यानी कि डेल मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डी छोटा ले लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं हम क्या? फाई। तो डी फाई यानी कि छोटे से पृष्ठ के लिए, अल्प पृष्ठ के लिए, अल्प ही तो वैद्युत फ्लक्स होगा निकलने वाले, वैद्युत रेखाओं की संख्या तो कमी होगी वो, तो इस तरीके से हमारा क्या जाएगा? डी फाई इक्वल टू आ जाएगा E ds cos थीटा, क्षेत्रफल घटक, यानी कि हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। डी फाई बराबर इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम डी फाई बराबर इतना लिख सकते हैं, जिसको यहाँ पे हम लिखा है इस तरीके से, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अब हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम वैद्युत फ्लक्स लेते हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इसका, और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए जो है उसको हम किससे नोट करते हैं? फाई ई से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फाई ई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? पूरे सरफेस का इंटीग्रल, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल हम इसका निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। डी फाई इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल में हम रख देते हैं E ds cos थीटा। ये बहुत जगह आपको आगे मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी, नेक्स्ट डेरिवेशन में ये मिलेंगे आपको सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पर हम
छोटा सा एस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, या आप ऐसे समझो कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, और टोटल के लिए लिखते हैं हम फाई ई, तो हम डायरेक्ट या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, यानी कि फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस, क्या लिख सकते हैं इसको हम, कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइनली हम अपने रिजल्ट तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ऐसे आया है, छोटे से पृष्ठ के लिए हमने इसको लिख दिया है, यानी कि अगर हम ई और डी एस निकालें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटे से के लिए निकालते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इस ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस बनती हैं। तो देखिए, अगर इस तरीके से रखा हुआ है, अगर थीटा एंगल इनके मिड में बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, यानी कि कोई ना कोई इसके बीच में कोण है, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्पांश के लिए, यानी कि डी फाई इक्वल टू आ जाता है हमारा ई डी एस कॉस थीटा, क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पर स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर अगर हम 1 की बात करें यहाँ पर, तो स्थिति नंबर 1 में क्या हो सकता है कि थीटा बराबर अगर हम 90 कर दें, थीटा बराबर 90 मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, ये वाला जो काल्पनिक पृष्ठ है वो इस तरीके से कुछ हमने इसके बीच में रख दिया यहाँ पर, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ है ds, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर की तरफ हैं, और यहाँ पर क्या है हमारा E। ठीक है, और इसके मिड में जो एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, जिसे हम 90 डिग्री देख सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है। यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0, अतः डी फाई। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा डी फाई। अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले तो हम इसको ओनली फाई ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखें, देखो इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करें ये भी सही है और हमारा ये भी सही है, दोनों ही हमारे क्या है, इसके लिए व्यंजक दोनों ही सही हैं। हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर डी फाई बराबर, ठीक है, क्या है यहाँ पर डी फाई बराबर, अगर हमारा cos 90 बराबर 0 है तो डी फाई भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी स्थिति नंबर किसकी बात करें, इसकी सेकंड की स्थिति नंबर, अगर हम सेकंड की बात करें, यदि थीटा बराबर 0 है, यानी कि थीटा बराबर क्या है, 0 है, यानी कि कोई भी एंगल नहीं है, थीटा के और इसके बीच में कोई भी एंगल अगर नहीं है तो क्या होगा, देखिए थीटा बराबर अगर 0 है, यानी कि क्षेत्रफल भी उधर साइड में है सदिश, और वैद्युत क्षेत्र भी उधर की साइड में ही है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, उधर की साइड में ही है। अगर हम बात करें, बिल्कुल देखिए यहाँ पर हमने कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना लिया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर जो ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ में और वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एंगल ना हो, यानी कि 0 हो, क्या हो, 0 डिग्री हो, कोई एंगल ना हो इसमें, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और यहाँ पर हमें ऐसी कंडीशन इसको बनानी है। तो कहने का मतलब है, ये जो है ना, ये जो बनाएंगे हम, यानी कि ये जो बनाएंगे, ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ ये वाला जो पृष्ठ है, ठीक है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, क्षेत्रफल देखो, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे इसको तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इधर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इधर की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे था, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ था, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी वो इधर थी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर थी, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, हमने ऐसे रखा है पृष्ठ को, यानी कि बिल्कुल ऐसे रखा है, यानी कि समांतर, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके समांतर है इसका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, क्षेत्रफल के लंबवत, तो ये इसके क्या है, समांतर है। जब ये समांतर है, क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, जब क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, यानी कि ds भी इधर ही है और हमारा e भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, समांतर है। जब ये समांतर हैं, क्या है ये, यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर समांतर, दोनों अगर ये समांतर हैं तो थीटा बराबर 0 होगा, कोई एंगल नहीं होगा दोनों बीच में, ऐसे रखा है हमने बिल्कुल। ठीक है,
अगर उसे ऐसे रख रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा और वैध क्षेत्र की दिशा वही रहेगी। यहाँ पर हम ऐसे रख रहे हैं तो क्षेत्रफल सदिश के क्षेत्रफल के जो हमारे वैध क्षेत्र है उसकी दिशा इधर ही थी, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी इधर ही हो गई, तो इसका मतलब है एंगल बन गया 0। ठीक है, तो हमारा cos 0 बराबर आ जाएगा हमारा 1। क्या आ जाएगा? cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पर अगर रखें अतः डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? ई डी एस कॉस 0 और बराबर आ जाएगा हमारा डी फाई, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? डी फाई इक्वल टू ई डी एस, यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो है यहाँ पर अधिकतम होगा, यानी कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा, और यहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां पर वैद्युत फ्लक्स मिनिमम होगा और इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम, यानी कि थीटा बराबर 0 रखें, क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, तो एंगल 0। क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब है इससे निकलने वाला वैद्युत, इससे कोई रेखा नहीं निकलेगी, पार निकल जाएंगी। जैसे मैं बात करूं, ये बुक है, क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से जा रही हैं और नीचे से जा रही है, यानी कि पार निकल जाएंगी। इनमें से कोई रेखा इसमें से पृष्ठ में से पार नहीं होगी, यानी कि ऊपर से भी निकल जाएगी रेखा, इधर से जाएगी तो इधर से पार निकल जाएगी। ऊपर नीचे से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन इसमें से कोई नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है? यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब देखेंगे इसके मात्रक वैद्युत फ्लक्स के। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला था हमारा फाई बराबर क्या था? फॉर्मूला था हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा एस आई मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक क्या होंगे? देखिए यहाँ पर आप देखोगे वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र है तो मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का? न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ पर है एरिया, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, एरिया है, क्षेत्रफल का क्या होता है यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनका तो हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आ गया? ठीक है, अदिश गुणनफल करके ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम आ गया और इसका मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये आ गया मात्रक। अथवा इसका मात्रक हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन और लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, सीधे लिख दिया हमने कूलम। अगर विमा की बात करें तो विमा क्या होगी? देखो न्यूटन की अगर हम बात करें तो ये होती है mL/T - 2। तो न्यूटन की विमा क्या होती है? mL/T - 2। और मीटर की क्या होती है? लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, L फुल लेंथ मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी C की, तो C की विमा होती है AT, क्योंकि आपको पता है वैद्युत प्रवाह की दर जो होती है, यानी कि कूलाम बराबर होता है हमारा IT, और इसका विमा क्या होता है? I के लिए A, ठीक है, और T के लिए समय है उसके लिए लेते हैं हम T, तो ये आ जाती है हमारी AT। ठीक है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या रखा? Q की जगह पर कूलाम है, Q है आवेश है, कूलाम मात्रक होता है, तो यहाँ रख सकते हैं हम AT। ठीक है, तो अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? तो सीक्वेंस होता है इनका mL/T थीटा, इस तरीके से सीक्वेंस होता है। तो mL कितनी है? देखो 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पर? 3, और T नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 3, और A ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ये इसकी हो गई यहाँ पर विमा। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की तरफ जा रही धनात्मक, अंदर की तरफ है ऋणात्मक,
और इस तरीके से बाहर अंदर दोनों बैलेंस है तो बद्ध फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा। आई होप आपको ये यानी कि वैध फ्लक्स के प्रकार आपको समझ में आए होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक और देख लेते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड कर रहा है मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, नंबर 2 किस पे, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। नंबर 3 वैद्युत क्षेत्र से पृष्ठ के झुकाव कोण पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से झुकाव कोण पर, यानी 3 भागों में निर्भर करेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जितना बड़ा पृष्ठ होगा उस तरीके से वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र से पृष्ठ के झुकाव कोण पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र से जो पृष्ठ का झुकाव है यानी कि 90 डिग्री है या फिर कोई भी एंगल नहीं है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। देख लेते हैं हम इसका घन कोण क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई यहाँ पर क्या है, गोला है, गोले का केंद्र है O और इसकी पृष्ठ पर हमने कोई ले दिया एक अल्पांश dA। ठीक है, गोल ले दिया, इस तरीके से गोल ही है ये, अल्पांश dA। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है यानी कि ये बाउंड्री है, केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, ठीक है, गोले के क्षेत्रफल से जो केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, ये जो पृष्ठ है अल्पांश पृष्ठ है, देखिए गोली पृष्ठ दिख रहा है आपको, गोले के पृष्ठ पर हमने कोई छोटा सा dA ले लिया। ठीक है, इसकी जो देख रहे हो ना ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है, केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, घन कोण। क्या बोलते हैं इसी को हम, घन कोण। ठीक है, अल्पांश है इसलिए डी ओमेगा लेंगे, इसे ओमेगा से प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से इस तरीके से ये सभी क्या हैं, इस तरीके से ये सभी त्रिज्या हैं। ठीक है, परिधि पर, गोले की पर, और तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमने ले ली यहाँ तक स्मॉल r। क्या ले ली हमने यहाँ पर, स्मॉल r। यहाँ पर जो इस तरीके से ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं घन कोण, जिसे हम ओमेगा से प्रस्तुत करते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर ये क्या, इससे हम किसे नोट करते हैं, dA, क्योंकि dA है यहाँ पर इसलिए इसको हम d ओमेगा से नोट करेंगे। ये वाला जो d ओमेगा है, ये जो त्रिज्या है इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि गोले के किसी पृष्ठ, अल्पांश पृष्ठ पर यानी कि केंद्र पर अंतरित घन कोण त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि dA इज इक्वल्स टू, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है ये स्क्वायर, तो या हम इसे ऐसे कर सकते हैं dA इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर, और या हम इसे ऐसे कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो dA अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है इसका, स्टेरेडियन। अगर इन दोनों की वैल्यू यानी कि dA बराबर 1 है और r बराबर 1 है, तो यानी कि ये जो है ओमेगा बराबर 1 होगा, यानी कि जो ये है इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन। इसको हम ST से भी नोट करते हैं, तो ये ओमेगा बराबर क्या होगा, एक स्टेरेडियन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।